नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने पूरण सिंह चुंडावत भारतीय इतिहास के साथ। दोस्तों, हमने कल की चर्चा में प्लासी का युद्ध पढ़ लिया था और प्लासी के युद्ध के हर एक पहलू के बारे में हमने जाना था कि कैसे उसके जो बंगाल का नवाब है उसमें आंतरिक फूट है, उसकी मौसी का लड़का और उसकी जो दीवान है सब उसके विरोधी हैं। अंग्रेज उनका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो अंग्रेजों के बीच और नवाब के बीच, दोनों के बीच में जो मतभेद थे उनके बारे में भी हमने जान लिया था। और हमने क्या जाना, तो उसके बाद हमने प्लासी का युद्ध भी देख लिया जिसमें सिराजुद्दौला हार रहे हैं। सिराजुद्दौला के हारने के बाद जो मीरन होते हैं, मीर जाफर के पुत्र, उनकी हत्या कर देते हैं और इस प्रकार अंग्रेजों की विजय होती है। विजय के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, तो हमने देखा था कि विजय के बाद अंग्रेज जो है वो किसको नवाब बना रहे थे, तो मीर जाफर को नवाब बनाते हैं। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद और प्लासी के युद्ध के बाद क्या चेंजमेंट आया उसके बारे में भी हमने चर्चा करी कि डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि यहां से मध्यकाल का अंत हो गया। इस प्लासी के युद्ध से मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। इतना महत्वपूर्ण माना इस युद्ध को। यहां से बंगाल जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ रहा है, फिर कभी स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि जो अंग्रेजों के जो नवाब है बंगाल का वो अंग्रेजों के नियंत्रण में है। क्योंकि मीर जाफर जो है वो नवाब ही अंग्रेजों की बदौलत बना। कंप्लीट है। एक चेंजमेंट ये आया कि मीर जाफर से अंग्रेजों को बहुत सारा धन मिल रहा है, यानी कि प्रतिवर्ष बहुत बड़ी राशि तय की गई जो बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। कहते हैं कि मीर जाफर ने अपने काल में, ये 3 साल तक बंगाल का नवाब रहा और मीर जाफर ने अपने काल में लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को लुटा दिए थे, यानी अंग्रेजों को दिए थे। इससे क्या चेंजमेंट आया, तो जो पहले अंग्रेज है ना वो भारत से कच्चा माल खरीदने के लिए आए, व्यापार करने के लिए, तो भारत से कच्चा माल खरीदने के लिए क्या कर रहे थे, चांदी दे रहे थे और फिर कच्चा माल भारत से ले जा रहे थे। लेकिन चेंज क्या आ रहा कि अब इनको चांदी नहीं देनी पड़ेगी, इनको भारत से ही धन प्राप्त हो रहा है और उसी धन से वो कच्चा माल खरीदेंगे और वो कच्चा माल कहां जाएगा, ब्रिटेन। यानी कि धन भी भारत का, कच्चा माल भी भारत का, लेकिन जा कहां रहा, ब्रिटेन। ये चेंज है। अब दोस्तों, मीर जाफर जो है 1757 में नवाब बन रहा है। कब बन रहा है, 1757 में। आगे देखिए, लेकिन हुआ क्या कि मीर जाफर जो है वो भी अंग्रेजों की जो है मांगे पूरी नहीं कर पाया। अंग्रेज काफी महत्वाकांक्षी है, उच्चाकांक्षी है। अब अंग्रेजों की मांगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बेचारा जो मीर जाफर था वो जो है पैसे देते देते थक गया और फिर बाद में कहा कि अब मेरे से नहीं होगा। और क्या हुआ, तो 1760 में जिस मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, इसके साथ भी विश्वासघात हुआ। और 1760 की बात है, एक गवर्नर है वेंसी टार्ट, अंग्रेजी गवर्नर है वेंसी टार्ट, और वेंसी टार्ट ने क्या किया, तो वेंसी टार्ट ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको बना दिया, मीर कासिम को। कब बना रहे, 1760 में। मीर कासिम, जैसा कि सभी करते हैं, जब मीर जाफर भी नवाब बना था तो उसने भी 24 परगने, बहुत सारा धन किसको दे दिया, अंग्रेजों को 24 परगने दिए थे। लेकिन इसने तो पूरे जिले ही दे दिए। किसने, मीर कासिम ने। कि मीर कासिम ने जो है 3 जिले, एक आप कह सकते हैं कि बर्दवान बंगाल का, एक है मिदनापुर और एक है चटगांव। कौन सा है दोस्तों, चटगांव। ये जो 3 प्रमुख क्षेत्र नजर आ रहे हैं आपको, ये जो प्रमुख 3 क्षेत्र नजर आ रहे हैं ये बंगाल में पड़ते हैं। और मीर कासिम ने, जब मीर कासिम को नवाब बनाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को हटाकर, तो मीर कासिम ने क्या किया कि ये जो तीनों प्रमुख क्षेत्र थे ये किसको दे दिए, अंग्रेजों को, और साथ में बहुत सारा धन भी दिया। लेकिन ये तो करना पड़ेगा मीर कासिम को, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता से नवाब बन रहा है। लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि जो अलीवर्दी खां था वो बहुत योग्य शासक था
और इतिहास में कहा जाता है कि अलीवर्दी खां के बाद अगर कोई बंगाल का योग्य शासक बना, योग्य नवाब था, तो वो था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। इसकी इसकी चाहत थी संप्रभुता की। किसकी? कि जो बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका है, जो बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका है, अंग्रेज बंगाल के नवाब को पर अपना नियंत्रण बना चुके हैं, ये उस बंगाल को आजाद करवाना चाहता है, अंग्रेजों के नियंत्रण से हटाना चाहता है, यानी कि संप्रभुता की चाह है इसमें। तो इसने क्या क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ इसने कुछ कदम उठाए, अंग्रेजों के विरोध में कुछ कदम उठाए। और अंग्रेजों के विरोध में क्या क्या कदम उठा रहा है वो देखिए। देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अंग्रेजों के विरोध में कदम, या अंग्रेजों के विरोध में फैसले कह सकते हैं आप, फैसले, यानी कि अंग्रेजों के विरोध में क्या क्या फैसले ले रहा है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले तो इसने अपनी राजधानी चेंज करी, कि पहले इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, और ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ले गया मुंगेर। कहाँ ले गया? मुंगेर। पहला कदम तो इसका ये था अंग्रेजों के खिलाफ। अब आप कहेंगे, मुझे पता है कि आप लोग होशियार हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, और एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि ये अंग्रेजों के विरोध में कदम कैसे हुआ? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाने से क्या होगा? उठ रहा होगा ना कदम, सवाल। तो देखिए वो क्या रहा है, माना कि ये भारत, क्या है? भारत। ये है बंगाल, क्या है? बंगाल। बंगाल में ही पड़ रहा है मुर्शिदाबाद। क्या पड़ रहा है? मुर्शिदाबाद। और ये जो आप मुंगेर देख रहे हैं, मुंगेर, ये मुंगेर बिहार में आता है। किस में आता है? बिहार में। आप कह सकते हैं कि ये बिहार में आ रहा है मुंगेर, यानी कि ये जो राजधानी है ये मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? मुंगेर ले गया। अब मुंगेर में राजधानी चली गई। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो देखो, अंग्रेजों का जो भारत में प्रमुख क्षेत्र है ना, अंग्रेजों का भारत में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कलकत्ता, यानी कि बंगाल में पड़ रहा है कलकत्ता। माना कि ये कलकत्ता है, ये अंग्रेजों का प्रमुख क्षेत्र है बंगाल में। अब क्या हुआ कि अंग्रेज यहां से इस मुर्शिदाबाद पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कलकत्ता के निकट पड़ रहा है। तो यहां से जो अंग्रेज है कलकत्ता से मुर्शिदाबाद पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं, बंगाल के जो नवाब है उन पर पूरी नजर रख सकते हैं कि इसकी क्या गतिविधियां है, क्या कदम उठा रहा है। तो इसने क्या किया नवाब ने, कि यहां से राजधानी अंग्रेजों से दूर मुंगेर में ले गया, जो मुंगेर वर्तमान में कहां है? बंगाल में, सॉरी वर्तमान में बिहार में। कहां पे है? बिहार में। तो जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी वो कहां ले गया? मुंगेर में, दूर चली गई। तो ये जो राजधानी है अंग्रेजों से कहां चली गई? दूर। तो ये अगर नवाब कुछ अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाएगा तो अंग्रेज जो है इसकी नजर नहीं रख पाएंगे, हालांकि रख तो पाएंगे लेकिन उतनी नहीं रख पाएंगे, या उतनी अंग्रेजों की निगरानी में नहीं होगा ये जब मुर्शिदाबाद में था। कंप्लीट है दोस्तों, क्लियर? दूसरा कदम, दूसरी चीज क्या थी? जो बंगाल के आंतरिक व्यापार को, बंगाल के आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। बंगाल के आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। अब कर मुक्त करने का मतलब क्या है? यानी कि अब बंगाल में चाहे कोई भी व्यापार करे, चाहे वो भारतीय व्यापारी है, चाहे यूरोपियन है, चाहे अंग्रेज है, चाहे फ्रांसीसी है, अगर कोई भी व्यापार करे उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप ये कहेंगे जब सर कर मुक्त किया जा रहा है तो ये तो अंग्रेजों के लिए अच्छी बात है ना, कि उनके ऊपर कोई कर ही नहीं लगेगा। ये अंग्रेजों के विरोध में फैसला कैसे हुआ? मुझे पता है कि आप लोग होशियार हैं और आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, वो है क्या, हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी दस्तक के बारे में। दस्तक आप लोग सभी अच्छी तरह से जान गए होंगे, नहीं जाने तो एक बार वापस सुन लीजिए। दस्तक जो था वो एक फ्री पास था जो बंगाल के नवाब से अंग्रेजों को प्राप्त हो रहा था। वो क्या रहा है
कि ये जो दस्तक है काम किस लिए आ रहा है। तो अगर आपके पास वो दस्तक है, फ्री पास है, तो आप बंगाल में मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा व्यापार करने के लिए। ये सुविधा केवल अंग्रेजों के लिए ही थी जो बंगाल का नवाब दे रहा था, यानी कि ये कोई फ्रांसीसी है, भारतीय व्यापारी है, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। तो हमने देखा था कि ये जो अंग्रेज होते थे ये क्या करते थे कि अंग्रेज जो होते थे इनका जो दस्तक था वो भारतीय व्यापारी को बेच देते थे, जिससे वो भारतीय व्यापारी भी फ्री में व्यापार कर रहा था। तो उस भारतीय व्यापारी से जो नवाब को कर प्राप्त हो रहा था, टैक्स प्राप्त हो रहा था, वो प्राप्त होना बंद हो गया, जिससे नवाब को क्या हो रहा था, आर्थिक नुकसान। यही सिस्टम अभी तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ, यानी कि अभी भी जो अंग्रेज है वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो क्या किया मीर कासिम ने, इसने कहा कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसने तो समस्त व्यापार को क्या कर दिया, कर मुक्त। अब चाहे कोई भी व्यापारी करे, भारतीय व्यापारी करे और यूरोपियन करे, तो किसी के ऊपर भी कर नहीं लगेगा। इससे अंग्रेजों को नुकसान हुआ कि अंग्रेज जो दस्तक पैसों के बदले भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, अब भारतीय व्यापारियों को उस दस्तक की जरूरत है नहीं, ये क्या बेचेंगे। उस दस्तक के बदले अंग्रेजों को क्या मिल रहे थे, पैसे। लेकिन अब तो भारतीय व्यापारी वैसे ही फ्री में व्यापार करेगा, उसको दस्तक की जरूरत ही नहीं है, तो अंग्रेजों को इससे क्या हुआ, नुकसान। ठीक है, तो दो कदम हो गए, एक हमने देखा राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके, एक बंगाल के आंतरिक व्यापार को क्या कर दिया, कर मुक्त। तीसरा कदम क्या उठाया कि इसने नए कर लगा दिए, अंग्रेजों के ऊपर जो है व्यापार के लिए नए कर लगा दिए और पुराने करों को बढ़ा दिया, नए कर लगाए और पुराने करों को बढ़ा दिया अंग्रेजों के ऊपर। इस बात से भी अंग्रेज जो है वो नाराज हुए और एक और कार्य क्या किया, तो इसने अपने सेना का आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण, आधुनिकीकरण करना प्रारंभ कर दिया। किसका, सेना का आधुनिकीकरण, कह सकते हैं कि सेना का आधुनिकीकरण। अब सेना का आधुनिकीकरण यानी कि वो सेना को तकनीक के साथ जोड़ रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों के पास में तकनीक है, ये चाहता है कि इसकी भी सेना मजबूत हो। अब इसको क्या जरूरत पड़ रही है नवाब को सेना मजबूत करने की, तो सीधी सी बात है कि मीर कासिम, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले भी कि अली वर्दी खां के बाद अगर बंगाल का कोई योग्य शासक है तो कौन है, मीर कासिम। और मीर कासिम जो है ये दूरदृष्टि वाला था, इसने पहले ही भांप लिया था कि जो पहले हाल हुआ मीर जाफर का, सिराजुद्दौला का, वही हाल इसका भी होगा आगे जाकर। कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है उनकी मांगे बढ़ती जाएगी और इसके ऊपर भी वो गाज कहीं ना कहीं गिरेगी। तो इसने इसी सोच को रखते हुए इसने कहा कि अपनी सेना को जो है मजबूत करना चाहिए इसके खिलाफ, इसीलिए ये क्या कर रहा है, सेना का आधुनिकीकरण। और उसके लिए एक इसने जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया। किसको, जर्मन अधिकारी को। और वो जर्मनी के अधिकारी थे वाल्टर रीन हार्ड। क्या नाम है, वाल्टर रीन हार्ड। इस वाल्टर रीन हार्ड को उसकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए वो नियुक्त कर रहा है। अंग्रेजों ने जो है पूरा भांप लिया कि जो नवाब है वो सेना को मजबूत कर रहा है, इसका मतलब उसकी सोच क्या है, अंग्रेजों को भी ये पता चल गया। नए कर लगाए, इससे भी अंग्रेज परेशान थे। आंतरिक व्यापार को मुक्त कर दिया, उससे भी अंग्रेजों को नुकसान हुआ। और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। इन सारे कदमों को देखते हुए अंग्रेजों ने पूरी तरह से जान लिया कि ये जो नवाब है मीर कासिम, ये अंग्रेजों के लिए ठीक नहीं है। आगे कहीं ना कहीं मीर कासिम से अंग्रेजों को खतरा होने वाला है। इसलिए वापिस अंग्रेजों ने कदम उठाया और वापिस कदम उठाकर क्या किया, तो 1763 में पुणे जो है इस मीर कासिम को जो है हटाकर नवाब बना दिया मीर जाफर को। किसको, मीर जाफर को नवाब बना दिया। यानी कि वापिस नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। कंप्लीट है दोस्तों कि 1763 में वापिस हटा दिया गया मीर कासिम को, वापिस नवाब किसको बना गया, मीर जाफर को। यानी कि वापिस बंगाल का नवाब मीर जाफर। तो ये कदम उठाए। अभी तक ही हमने जानकारी में देखा कि अंग्रेजों की जो है
मांगे बढ़ती जा रही है, उन मांगों को मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो वेंसी टाट था अंग्रेजों का गवर्नर, उसके समय की बात है, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनते ही अंग्रेजों को तोहफे के रूप में 3 क्षेत्र दे दिए, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। लेकिन मीर कासिम संप्रभुता चाहता था, अंग्रेजों के नियंत्रण को हटाना चाहता था, इसीलिए इसने अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाए, जिसमें हमने देखा कि राजधानी कहाँ ले गया, मुंगेर, और बंगाल के आंतरिक व्यापार को क्या कर दिया, कर मुक्त कर दिया, और नए कर लगाए अंग्रेजों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, किसके द्वारा, तो जर्मनी के अधिकारी द्वारा। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को हटाकर पुणे नवाब बना दिया मीर जाफर को। किसको बना दिया, मीर जाफर को। अब जो मीर जाफर है वो पुणे बंगाल का नवाब बन चुका है। कंप्लीट है। लेकिन मीर कासिम अब रुकने वाला नहीं था। जब मीर कासिम को नवाब पद से हटाया गया, तब मीर कासिम ने वापस कदम उठाए। क्या कदम उठाए, तो मीर कासिम ने क्या किया कि जो अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला, ध्यान रखें नाम सुजाउद्दौला। नवाब ने यानी कि मीर कासिम ने सुजाउद्दौला से मुलाकात करी, सहायता के लिए क्या मांगी, मदद, कि सुजाउद्दौला को बोला कि हेल्प मी। किसको बोला, सुजाउद्दौला को। जब सुजाउद्दौला से मिलने गया तो वही नवाब था, वही मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। ये उस समय मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय, यानी कि दिल्ली का शासक बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय, वो भी अवध में मौजूद है। और अवध का नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। ये दोनों अवध में मौजूद थे। और जब मीर कासिम गया तो मीर कासिम ने जो है इन दोनों से मदद मांगी। क्या मांगी, मदद, कि मीर कासिम ने जाके कहा सुजाउद्दौला से और शाह आलम द्वितीय से कि अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो कल आपका भी यही हाल होगा। ये जो अंग्रेज है ये रुकने वाले नहीं हैं और ये बहुत नुकसान करने वाले अपने भारत का। इसीलिए इन्होंने इन दोनों से मदद मांगी और ये दोनों भी जो है इस मीर कासिम के साथ मिल गए और ये तीनों हैं, ये तीनों एक साथ हो गए। यानी कि अब तीनों एक साथ हो गए हैं। शाह आलम की बात करें तो शाह आलम भी साथ में है और अवध के सुजाउद्दौला भी साथ में है और मीर कासिम भी साथ में। कंप्लीट है दोस्तों। अब हो रहा है एक युद्ध, क्योंकि 3 बड़ी शक्तियां एक साथ आ चुकी है, अंग्रेजों के खिलाफ आ चुकी है, तो युद्ध होना तो तय है। और युद्ध होगा, और युद्ध कौन सा हो रहा है, तो देखिए युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये जो बक्सर के युद्ध की भूमिका तैयार हुई, आप सभी इतनी देर तक देख रहे थे। बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, तो 22 अक्टूबर 1764। कब हो रहा है, 22 अक्टूबर 1764 को। 1764, 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, तो बक्सर में। युद्ध किस किस के बीच में हो रहा, तो ये देख लीजिए। अंग्रेजों की तरफ से है मेजर मुनरो, मेजर मुनरो। ये किसकी तरफ से है, अंग्रेजों की तरफ से। और इसके खिलाफ हैं मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। मीर कासिम कहाँ के नवाब है, तो आप कहेंगे कि बंगाल के। कहाँ के नवाब है, बंगाल के। मीर कासिम के साथ में है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। अब आप कहेंगे कि सुजाउद्दौला कहाँ के है, तो ये हैं अवध के। अवध यूपी में पड़ता है वर्तमान में, और अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला। और कौन है इनके साथ में, तो मुगल शासक है जिसे आप कहेंगे शाह आलम द्वितीय। कौन है, शाह आलम सेकंड। और ये कौन है, तो मुगल बादशाह, मुगल बादशाह यानी कि दिल्ली का शासक। ये तीनों साथ में किसके खिलाफ है, मेजर मुनरो के खिलाफ। यानी कि मेजर मुनरो के खिलाफ ये तीनों साथ में। हुआ क्या
तो इस युद्ध में मेजर मुनरो ने जो है इन तीनों की संयुक्त सेना को, जो तीन मजबूत सत्ताएं एक साथ आ चुकी हैं, इन तीनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की, मेजर मुनरो की। हारे कौन, बंगाल हार गया, अवध हार गया, मुगल शासक हार गया। इतनी बड़ी विजय थी अंग्रेजों की। और इस युद्ध, ये जो युद्ध है, ये अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तीन बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया। सोचा भी नहीं था उस समय किसी लोगों ने कि ये जो तीनों हैं ये साथ में आकर भी हार जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया। वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, तो हमने देखा था प्लासी के युद्ध में, क्या देखा था कि हमने प्लासी के युद्ध में देखा था कि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज है वो मीर जाफर को और भी बहुत सारे लोगों को धोखे के साथ अपने साथ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने किसी को साथ में नहीं किया और अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने दम पे इन तीनों को हरा दिया। कंप्लीट है। अब ये जो विजय इतनी बड़ी विजय थी कि इसके बारे में भी एक स्टेटमेंट आ रहा है, और स्टेटमेंट दे रहे हैं स्मिथ। कौन दे रहे हैं, स्मिथ। वो स्मिथ क्या कह रहे हैं, स्मिथ कह रहे हैं कि इस युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को, प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। यानी कि जो प्लासी के युद्ध में कमियां रह गई थी अंग्रेजों से, जो उन्हें अधिकार नहीं मिले थे, जो उन्हें नहीं मिला था, उन अधूरे कार्यों को किसने पूरा कर दिया, बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। ठीक है ना, यानी कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को क्या कर दिया, पूरा। और ये बात कौन कह रहे हैं, स्मिथ। कौन कह रहे हैं, स्मिथ। डॉक्टर, एक प्लासी के युद्ध में हमने स्टेटमेंट देखा था कि मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आप कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी, मैं देखूंगा ये कमेंट कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो मध्यकाल का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। दोस्तों आगे की बात करेंगे हम। बक्सर का युद्ध हो चुका है। अब हुआ क्या कि युद्ध हारने के बाद यहाँ पर हारे हैं मुगल शासक। कौन आ रहे हैं, शाह आलम सेकंड, मुगल शासक आ रहे हैं। और इन्होंने हारने के बाद अंग्रेजों के साथ एक संधि करी। और अंग्रेजों के साथ संधि कौन सी हो रही है, तो आप कहेंगे कि वो संधि हो रही है इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हो रही है, तो 12 अगस्त 1765 को। कब हो रही है, 12 अगस्त 1765 को। आपको ध्यान रखना है 1765, 12 अगस्त ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सामान्य जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने दिया था कि प्लासी के युद्ध को मध्यकाल का अंत का और आधुनिक युद्ध की शुरुआत कही। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि की। किसकी, इलाहाबाद की प्रथम संधि की। अब मैं इसे प्रथम बोल रहा हूं, आपने इलाहाबाद की संधि पढ़ा होगा। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी इस युद्ध के बाद, एक तो 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त को संधि करी थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने, और 16 अगस्त को जो संधि हुई थी वो सुजाउद्दौला के साथ हुई थी, जो अवध के नवाब है। दो संधियां हुई। हम पहली संधि की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि किस किस के बीच में हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इस चीज को कि किस किस के बीच में हो रही है। क्लाइव, यहां क्लाइव वापिस आ रहे हैं, क्लाइव और क्लाइव और किसके बीच में हो रही है, तो आप कहेंगे शाह आलम सेकंड के बीच। शाह आलम सेकंड यानी कि मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय, और उसके किसके साथ संधि कर रहे हैं, तो क्लाइव के साथ संधि कर रहे हैं। कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई, तो आप कहीं गलती से इस युद्ध को ध्यान में रखकर आप कहीं मीर कासिम का नाम ना ले लेना। यहाँ पर शाह आलम सेकंड है, मुगल शासक जो है संधि कर रहा है। कंप्लीट है, और किसके साथ कर रहा है, क्लाइव के साथ। ने कि
यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि बक्सर के युद्ध में मेजर मुनरो है, तो हो सकता है कि संधि मेजर मुनरो के साथ हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संधि किसके साथ हो रही है? क्लाइव के साथ। कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं, संधि में क्या तय हुआ? तो संधि में 3 बड़े क्षेत्र, एक तो बिहार, एक बंगाल और एक उड़ीसा, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये जो तीनों प्रमुख क्षेत्र नजर आ रहे हैं आपको, इन तीनों क्षेत्र के दीवानी अधिकार, कौन से अधिकार? दीवानी अधिकार। इन तीनों क्षेत्र के जो दीवानी अधिकार थे वो किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए गए। किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को। इन तीनों के दीवानी अधिकार जो है वो अंग्रेजों को दे दिए। किसने दिए? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने। भले ही बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो चुकी है, बंगाल को हम मुगल शासक से अलग मान रहे हैं, यानी कि मुगल सत्ता से अलग मान रहे हैं, फिर भी मुगल शासक को ही के ही अधीन माना जाता है इनको। और जो मुगल शासक है उसने क्या किया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों के दीवानी अधिकार किसको दे दिया? अंग्रेजों को। अब बोले दीवानी अधिकार क्या होते हैं? सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में। दीवानी अधिकार यानी भूमि संबंधी मामले, बोले तो राजस्व, यानी कि अब जो है इस जगह से, इन तीनों जगह से जो लगान है, राजस्व है, जो कर है, वो कौन वसूलेंगे? अंग्रेज। यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। अंग्रेज यही तो चाहते हैं। अंग्रेज चाहते क्या? कि उन्हें पैसा मिले, लगान मिले, उनकी चाह यही है। अंग्रेजों को कौन से अधिकार मिल गए? दीवानी अधिकार। किससे मिले? तो शाह आलम द्वितीय से। कंप्लीट है। ठीक सा। अब आगे की बात करते हैं, और आगे है लॉर्ड क्लाइव। अब बंगाल जब इनके हाथ में आ गया तो बंगाल का जो पहला राजस्व इकट्ठा करने के लिए इन्होंने बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया वो किसको बनाया? तो आप बताएंगे कि पहला गवर्नर बन रहा है क्लाइव। बंगाल का कौन बन रहा है? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन गया? लॉर्ड क्लाइव। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। कब बना? तो 1765 में पहला गवर्नर बन रहा। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम वाइसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसराय, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। हम एक चर्चा में देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको पूछा जाता है, एक आपको पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आप बताएंगे कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। एक आपसे पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि जीजी, गवर्नर जनरल, तो क्या बताएंगे आप? वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ये जो गवर्नर का पद है ना, इसी का नाम गवर्नर जनरल कर दिया, कोई अलग पद नहीं है। जो गवर्नर नाम था पहले, इसे गवर्नर जनरल कर दिया। ये दोनों बंगाल के हैं। किसके हैं? बंगाल के। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, मैं शॉर्ट में जीजी लिख रहा हूं, गवर्नर जनरल, ध्यान रखना आप। और वो कौन थे? तो आप बताएंगे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, यानी कि जो जब धीरे धीरे भारतीय सत्ता इनके हाथ में आ गई,
भारतीय सत्ता अंग्रेजों के, पहले इन्होंने बंगाल के ऊपर नियंत्रण किया, आगे जाकर ये पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेंगे। तब भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे भारत का बना दिया जाता है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। कंप्लीट है। अब देखिए भारत का प्रथम वाइसराय, भारत का प्रथम वाइसराय 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन है सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। तब जो गवर्नर जनरल का पद है उसे समाप्त कर दिया गया और नया पद रखा गया वाइसराय का 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, यानी अगर आप कहें कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो भी लॉर्ड कैनिंग ही कहेंगे। और ये पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे तो भी आप कहेंगे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ये उस समय गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वाइसराय का पद कर दिया गया और इन्हीं को वाइसराय बनाया गया। इसीलिए जो भारत है उसके प्रथम वाइसराय कौन हो गए? कैनिंग। एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय, तो आप बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। और अंतिम वाइसराय भी आप माउंटबेटन को कह सकते हैं अंग्रेजों के। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय वाइसराय, ये कुछ थ्योरिकल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रथम भारतीय वाइसराय तो आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नाम तो सुना ही होगा आपने, सी राजगोपालाचारी। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, और स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय वाइसराय सी राजगोपालाचारी। कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं। देखिए अब देखिए, यानी कि बंगाल के प्रथम वो जो फैक्ट थे मैंने आपको सारे ध्यान रखने के लिए बताए। अब वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं कि हमने देख रहे हैं कि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के दीवानी अधिकार, लगान वसूलने संबंधी अधिकार किसको मिल गए? अंग्रेजों को। अब बात आगे की चर्चा है। तो 1765 में गवर्नर बन रहे हैं बंगाल के क्लाइव, यानी कि बंगाल के गवर्नर कौन बन रहे हैं? क्लाइव बन रहे हैं। ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जी क्लाइव ने क्या किया? तो क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। क्या लागू किया? द्वैध शासन। क्लाइव ने लागू किया द्वैध शासन। अब दोस्तों हम बात करेंगे द्वैध शासन की, जो रहा 1765 से 72 तक। 7 साल तक द्वैध शासन रहेगा। अब द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? बात हमें करनी है कि द्वैध शासन, पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि द्वैध शासन लागू किसने किया था? क्लाइव ने, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर है। द्वैध शासन नाम से पता चल रहा है दो शासन, दोहरा शासन। दो शासन कैसे? ये देखिए एक किसी भी राज्य में दो काम होते हैं। एक होते हैं दीवानी मामले,
या दीवानी संबंधी कार्य, संबंधी कार्य। एक होते हैं निजामत संबंधी मामले या निजामत संबंधी कार्य, निजामत संबंधी कार्य। कंप्लीट है दोस्तों। यानी कि शासन चलाने के लिए किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में शासन चलाने के लिए दो कार्य होते हैं। एक तो होते हैं दीवानी संबंधी कार्य, एक निजामत संबंधी कार्य। अब दीवानी संबंधी कार्य क्या होता है? दीवानी संबंधी कार्य होते हैं राजस्व, यानी कि लगान, आप कह सकते हैं राजस्व या लगान वसूलने संबंधी कार्य, लगान वसूलने संबंधी कार्य। और निजामत संबंधी कार्य कौन से होते हैं? तो फौजदारी मामले। कौन से मामले? फौजदारी मामले। अब आप ये कहेंगे कि फौजदारी मामले कैसे होते हैं, या फौजदारी मामले क्या होते हैं? तो जैसे कि न्याय व कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय व कानून व्यवस्था बनाए रखना, या आप कह सकते हैं कि राज्य की आंतरिक शांति बनाए रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना, या आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक संचालन संबंधी कार्य करना। जो प्रशासन है राज्य का, उसको संभालना और उसका संचालन करना, प्रशासनिक संचालन संबंधी कार्य। ये तीन प्रमुख काम है निजामत संबंधी कार्यों में। और ये राजस्व वसूलने का काम, जो कर वसूलने का काम है, जो लगान वसूलने का काम है, उसको हम क्या कह रहे हैं? दीवानी मामले। और जो आंतरिक शांति बनाए रखना है, न्याय कानून, जो राज्य के जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसकी पालना नहीं कर रहा, उसको दंड देने का काम और आंतरिक शांति बनाए रखने का काम। साथ ही प्रशासनिक संचालन, प्रशासन को चलाना, राज्य को चलाना, जन कल्याण के लिए कार्य करना, कुछ भी सुविधाजनक कार्य करना, ये सब इसमें आएंगे। यानी कि एक तरह से हम देखें तो देखिए कि ये तो हो गए वसूलने संबंधी कार्य, आप कह सकते हैं कि वसूलने संबंधी कार्य हो गए कि आपको लगान वसूल रहे हैं। और ये हो गए एक तरह से खर्च करने संबंधी कार्य, खर्च करने संबंधी कार्य। कंप्लीट है दोस्तों, समझ में आ गया आपको कि इसमें आप खर्च करोगे। अगर आपको न्याय व कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो आपको सैनिकों की आवश्यकता होगी, पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता होगी। उन अधिकारियों को आपको क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आपको प्रशासनिक संचालन चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? खर्च। इसके मुकाबले हम बात कर रहे हैं अगर दीवानी मामले में, तो यहाँ तो आप लगान वसूल रहे हो, आपको धन प्राप्त हो रहा है। दोनों अलग मामले हो गए। अब एक सत्ता में क्या होता है, एक राज्य में क्या होता है कि ये दोनों कार्य जो एक ही नेतृत्व में होते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति मिलकर इन दोनों कार्यों को करता है। एक ही व्यक्ति मिलकर इन दोनों कार्यों को करता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बंगाल में? तो देखिए ये जो दीवानी संबंधी कार्य है ये कर रहे हैं अंग्रेज। कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। यानी कि दीवानी संबंधी कार्य कर रहे हैं अंग्रेज। और ये निजामत संबंधी कार्य है, न्याय कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले कार्य, ये दे दिए गए बंगाल के नवाब को। और इस समय बंगाल का नवाब कौन है? तो आप बता सकते हैं नजमुद्दौला। नजमुद्दौला, ये दौला दौला सबके लग रहा है, बहुत ही प्यारे नाम है। नजमुद्दौला किसका पुत्र था? तो ये मीर जाफर का पुत्र था। मीर जाफर जो 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा, 60 से 63 तक मीर कासिम, वापिस 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो छोटा पुत्र था, छोटे का मतलब छोटा, सबसे छोटा नहीं, छोटे का मतलब ये बड़ा नहीं हुआ, अल्प वयस्क है, वयस्क नहीं हुआ, इसको बंगाल का नवाब बनाया गया, नजमुद्दौला को। तो ये जो बंगाल का नवाब नजमुद्दौला है ना, इसको सारे निजामत संबंधी कार्य दे दिए गए। और अंग्रेज कौन से कार्य कर रहे हैं? दीवानी मामले। तो यहां पर हो गया ना, दो शासन हो गए। क्या हो गए? दो शासन। कि मैं कह रहा हूं कि यह कार्य आमतौर पर एक ही नेतृत्व करता है, एक ही व्यक्ति, या आप कह सकते हो कि एक ही सत्ता कार्य करता है। एक ही व्यक्ति निजामत वाले कार्य भी करेगा और एक ही व्यक्ति दीवानी मामले भी देखेगा। यानी कि एक ही व्यक्ति राजस्व वसूलेगा और उसी राजस्व को खर्च करेगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल अलग है।
यहाँ पर राजस्व वसूलने का कार्य तो अंग्रेज कर रहे हैं और जो प्रशासन को बनाए रखने का, चलाने का काम जो कर रहा है वो नवाब कर रहा है। यानी कि एक सत्ता को दो दो व्यक्ति संभाल रहे हैं, अंग्रेज और बंगाल का नवाब। हो गया दोहरा शासन, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं दोहरा शासन। ये हो गया द्वैध शासन, इसीलिए इसे द्वैध शासन कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यानी कि अंग्रेजों के पास में अधिकार है। क्या है? अधिकार। अधिकार कैसे है? तो इनके पास में अधिकार है कि ये राजस्व वसूलने का क्या है? अधिकार। लेकिन इनके पास में उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व यानी राज्य को चलाने संबंधी कार्य नहीं है। ये राज्य को चलाने का या प्रशासनिक कार्य करने का उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन अधिकार है। कौन सा? राजस्व वसूलने का अधिकार। तो इस व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व विहीन, यानी कि इसमें उत्तरदायित्व नहीं है तो उत्तरदायित्व विहीन, बिना उत्तरदायित्व के अधिकार है। किसके पास में? अंग्रेजों के पास में। कि इनके पास में उत्तरदायित्व कुछ नहीं है, इनको उत्तरदायित्व कुछ नहीं दिया गया, लेकिन अधिकार इनके पास में है। यही बात करें नजमुद्दौला की, बंगाल के नवाब की, तो इनके पास में उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व इनके पास में, लेकिन इनके पास में अधिकार नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। अधिकार यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार इनके पास में नहीं है, लेकिन उत्तरदायित्व इनको संभालना है, राज्य को इनको चलाना है, शांति, आंतरिक शांति, न्याय, कानून व्यवस्था सब इनको देखनी है। तो इनके पास में क्या है? अधिकार नहीं है, लेकिन क्या है? उत्तरदायित्व है। यानी कि अधिकार विहीन, बिना अधिकार के क्या चला रहे हैं? उत्तरदायित्व। कंप्लीट है दोस्तों। अंग्रेजों के पास में क्या है? तो अधिकार विहीन, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। और यही बात करें बंगाल के नवाब के पास, तो अधिकार है लेकिन अधिकार नहीं है लेकिन उत्तरदायित्व है, तो अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये हो गया द्वैध शासन, दो शासन। अब एक चीज और देखते हैं द्वैध शासन में हम। अंग्रेजों के पास में दीवानी अधिकार आ गए। कौन से अधिकार आ गए? दीवानी। लेकिन इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लगान वसूला, अप्रत्यक्ष रूप से लगान वसूला। जब इनको लगान वसूलने के अधिकार तो मिल ही चुके हैं, अंग्रेजों को लगान वसूलने के अधिकार इनको मिल चुके हैं, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से दीवानी अधिकार मिल चुके हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम सीधे जनता से लगान वसूलेंगे, सीधे अगर जनता से अंग्रेजी लगान वसूलेंगे तो क्या होगा कि जनता, कहीं जो बंगाल के समर्थक हैं, जो जनता है, कहीं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ना कर दे। और कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया तो अभी तो ये इनका प्रारंभ है अंग्रेजों का, इनकी सत्ता धीरे धीरे जम रही है और कहीं यहीं से इनको वापस ना लौट जाना पड़े, इसलिए इन्होंने क्या किया? अप्रत्यक्ष रूप से लगान वसूला। कैसे? देखिए, ये है अंग्रेज, एक उदाहरण से समझिए। कंप्लीट है। और ये है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि किसान, आप कह सकते हैं कि किसान। कंप्लीट है। अब अंग्रेजों को वसूलना है किसानों से लगान। अभी सीधे अप्रत्यक्ष रूप से लगान कैसे वसूल रहा है? तो इन्होंने किसी भारतीय को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? भारतीय को नियुक्त किया। किसके लिए? तो लगान वसूलने के लिए। यानी कि जो भारतीय किसान है या भारतीय लोग हैं, उनसे लगान कौन वसूलेगा? भारतीय। और ये भारतीय लगान वसूल के किसको देगा? अंग्रेजों को। हो गया ये प्रत्यक्ष लगान। यानी कि अंग्रेज जो है सीधे किसानों से लगान नहीं वसूल रहे हैं, लगान जो है कोई भारतीय वसूलेगा, किसी भारतीय को ये नियुक्त करेंगे जो इन किसानों से लगान वसूलेगा, और वो किसको देगा? अंग्रेजों को। यानी कि किसानों को लगेगा कि इनसे लगान कौन वसूल रहा है? कोई जमींदार वसूल रहा है, भारतीय वसूल रहा है, अंग्रेज नहीं वसूल रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये लगान किसके पास में जा रहा है? अंग्रेजों के पास में जा रहा है। समझे आप? अब यहां पर किसी भारतीय को लगान वसूलने के लिए नियुक्त भी किया गया था। जो लगान वसूलने का कार्य करेगा उसे नायब दीवान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नायब दीवान। यानी जो लगान वसूलने के लिए जिस भारतीय को नियुक्त करेंगे उसको क्या कहेंगे? नायब दीवान। और यहां पर जो है नायब दीवान नियुक्त किया गया मोहम्मद रजा को। किसको? मोहम्मद रजा को। किसको नियुक्त किया गया? मोहम्मद रजा को नायब दीवान नियुक्त कर दिया गया।
ठीक है। और मोहम्मद रजा जो है किसानों से लगान वसूलेंगे और ये लगान किसके पास पहुंचाएंगे? अंग्रेजों के पास। इस दृष्टि से भी हम दोहरा शासन कह सकते हैं कि ये जो नायब दीवान है ये किसानों से लगान वसूल रहा है एक, और वापस जो अंग्रेज है वो नायब दीवान से वो लगान ले रहे हैं दो। अब भी इस काल के दौरान द्वैध शासन में आपको बता रहा हूं, इस काल के दौरान जो भारतीय किसान थे उनका बहुत शोषण हुआ, आर्थिक शोषण। एक व्यक्ति है के.एम. पन्नीकर, मैं नाम बता रहा हूं आपको, के.एम. पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर ने तो इस काल को यानी कि द्वैध शासन को, इस 7 साल के काल को, 1765 से 72 के काल को अंग्रेजों का गुंडा राज कह दिया। क्या कह दिया? अंग्रेजों का गुंडा राज। यानी कि के.एम. पन्नीकर ने इसे क्या बता दिया? अंग्रेजों का गुंडा राज बता दिया। इतना शोषण हुआ भारतीयों का। शोषण कैसे हो रहा है तो वो भी एक नजर में देख लिया। जैसे अंग्रेज ने जो है इस नायब दीवान से कहा कि आपको जो है किसानों से 30% लगान वसूलना है। क्या वसूलना है? 30% लगान वसूलना है। यानी कि ये माना कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। बाकी अगर आपको पूछे कि अंग्रेजों के काल में लगभग लगान कितना वसूला जाता था तो 50%, या आप कह सकते हैं कि 1/2 ब्रिटिश काल में लगान वसूला जा रहा। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि जैसे अंग्रेजों ने नायब दीवान से कहा कि आपको 30% लगान वसूलना है किसानों से, लेकिन ये जो मोहम्मद रजा या नायब दीवान, जो भी नायब दीवान होते थे, ये क्या करते थे? ये बीच में ही बिचौलिए का काम करते थे और ये जनता से वसूलते थे 50%। कितना? 50%। और उस 50% में से जो 30% होगा वो अंग्रेजों को देंगे, बीच में जो भ्रष्टाचार करेंगे, और जो 20% का डिफरेंस यानी जो 20% जो बच रहा है वो खुद रख लेंगे। इस प्रकार भारतीय जनता का बहुत शोषण हुआ इस काल के दौरान। इसीलिए इसे क्या कह दिया? अंग्रेजों का गुंडा राज। क्या कह दिया? अंग्रेजों का गुंडा राज। किसने कहा? के.एम. पन्नीकर ने। कंप्लीट है। अब आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो आप बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग ने। आगे जाकर वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर बनते हैं, और वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को 1772 में, कब? 1772 में समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन को लागू किसने किया था? क्लाइव ने। कब? 1765 में। पूछा जाता है कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। कंप्लीट है दोस्तों। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि कल हमने पढ़ा था कि मीर जाफर को नवाब बनाया जा रहा है, लेकिन मीर जाफर जो मांगे पूरी नहीं करा पा रहा था, इसलिए 1760 में वेंसीटाट ने किसको नवाब बना दिया? मीर कासिम को। कंप्लीट है। मीर कासिम ने नवाब बनते ही 3 क्षेत्र दिए, लेकिन ये संप्रभुता चाहता था, इसीलिए इसने अंग्रेजों के खिलाफ ये कदम उठाए थे। राजधानी चेंज करी, व्यापार को कर मुक्त किया, नए कर लगाए और सेना का आधुनिकीकरण किया। तो अंग्रेजों ने 1763 में मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया और मीर कासिम को हटा दिया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा बक्सर का युद्ध कब हो रहा है? 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। किस किस के बीच में? तो मेजर मुनरो के बीच में। और मीर कासिम ने किसको अपने साथ मिला लिया? तो सुजाउद्दौला को। सुजाउद्दौला कौन है? तो अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय कौन है? तो मुगल शासक। ठीक है। युद्ध में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। और इस युद्ध के बारे में स्मिथ का क्या स्टेटमेंट है? तो प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। किसने? बक्सर के युद्ध ने। यानी कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के जो अधूरे कार्य थे उनको क्या कर दिया? पूरा, ऐसा स्मिथ कह रहे हैं। और इसके बाद संधि हो रही है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। 2 हुई थी। ऐसे तो इलाहाबाद की संधि पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको प्रथम पूछा जाता है तो भी यही होगी, लेकिन द्वितीय पूछा जाता है तो ये नहीं होगी। वो सुजाउद्दौला के साथ हुई थी, वो 16 अगस्त को हुई थी, ये 12 अगस्त को हो रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये संधि किसके बीच में हो रही है?
तो क्लाइव और सालम द्वितीय के बीच क्या किया, तो ये जो सालम द्वितीय था इसने 3 मुख्य क्षेत्र बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीनों के कौन से अधिकार, तो ध्यान रखना दोस्तों, दीवानी अधिकार, राजस्व संबंधी अधिकार किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर के बारे में देखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग और स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय माउंटबेटन, प्रथम भारतीय वाइसराय सी राजगोपालाचारी। ये कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब देखना है कि द्वैध शासन के बारे में किसने लागू किया, तो लॉर्ड क्लाइव ने। कब, 1765 से 72 तक। क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि 2 अधिकार होते हैं, दीवानी संबंधित कार्य और निजामत संबंधी कार्य। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलना और निजामत का मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है, खर्च करना। तो यहाँ से वसूलने का कार्य जो है वो तो किसको दे दिया, अंग्रेजों को, और ये न्याय व कानून यानी कि फौजदारी मामले, प्रशासन चलाने वाले काम किसको दे दिए, नजमुद्दौला को। नजमुद्दौला मीर जाफर का बेटा जो अल्पवयस्क है लेकिन नवाब बना दिया गया। यानी कि अंग्रेजों के पास में उत्तरदायित्व तो नहीं है लेकिन अधिकार है, तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। नवाब के पास में अधिकार नहीं है लेकिन उत्तरदायित्व है, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। 2 शासन हो गए। हालांकि एक चीज और ध्यान रखें आप, तो लगभग 53 लाख रुपए, कितने, 53 लाख रुपए जो है वो अंग्रेज जो है, 53 लाख रुपए अंग्रेज इस नवाब को प्रशासन चलाने के लिए देते थे प्रति वर्ष। कितने, 53 लाख रुपए। कि 53 लाख रुपए इस काल के दौरान जो अंग्रेज है वो नवाब को ये प्रशासन चलाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन 53 लाख में प्रशासन चलाना संभव नहीं है, ये बहुत ज्यादा लगान वसूल रहे थे अंग्रेज। आगे की बात करें, अंग्रेजों ने लगान जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से वसूला। ये विद्रोह नहीं चाहते थे, भारतीय जो लोग थे उनकी नजरों में नहीं आना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि किसानों से लगान वसूलने के लिए किसी भारतीय को नियुक्त किया, और वो भारतीय इनको लगान देगा, वो नायब दीवान होगा। और कौन थे, मोहम्मद रजा। के.एम. पन्नीकर ने इस काल को अंग्रेजों का गुंडा राज का, क्या कहा, अंग्रेजों का गुंडा राज। और वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को 1772 में क्या कर दिया, समाप्त। वारेन हेस्टिंग अपने काल के दौरान एक सिस्टम चलाएंगे, फार्मिंग सिस्टम। क्या चलाएंगे, फार्मिंग सिस्टम, या आप कह सकते हो कि इजारेदारी प्रणाली। क्या होती है फार्मिंग सिस्टम, क्या होता है इजारेदारी प्रणाली, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करें, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारा जो ये अथक प्रयास है ये सफल होना चाहिए। दोस्तों, जो आपका सहयोग मिल रहा है उसके लिए हमारी पूरी जय भारत ऑनलाइन क्लासेज की जो टीम है उसकी तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे आप अपना स्नेह और सहयोग इसी तरह बनाए रखें और हमें पूरी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में, कॉन्सेप्चुअली जिस प्रकार हमने आज द्वैध शासन के बारे में बात करी, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगली क्लास भी जरूर अटेंड करें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।